हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, किस पे बेस्ड है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इससे पहले कुछ ज़्यादा हम पढ़ें, कार्बन के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और आइसोटोप्स इसके जो होते हैं वो होते हैं 6C12, 6C13 और 6C14। ठीक है ना। तो हम जो अभी बात करेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं, आप लिख लीजिए। आइसोटोप्स स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number। ठीक है। स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, या इसको कई बार हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 6C12, 6C13 और 6C14 में आप यही पाएंगे कि सबके ये जो नीचे जो नंबर लिखा है ना, कार्बन का सिंबल C है और उसके नीचे जो नंबर लिखा है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो सबका एटॉमिक नंबर सेम है। और मास नंबर अगर आप देखें तो इसका जो रहने वाला है पहले का वो 12, फिर 13 और देन 14। ठीक है। तो इसमें जो हमारी बात होगी, सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो देखिए, जो 6 लिखा हुआ है, ये 6 ये यहाँ का एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है। और ये एक्चुअली क्या बताता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें मिलती है। और वो ये है कि ये हमें बताता है किसी स्पीसीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रोटॉन क्या चीज़ होती है। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट मैं भी बता देता हूँ। देखिए, एटम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एटम ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में होते हैं और बीच में न्यूक्लियस होता है, और ये आपके एक एटम का कुछ आपको याद आ रहा होगा। ठीक है ना। तो ये जो बीच का पोर्शन है जहां पे मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाया है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जहां पे एक एटम का मैक्सिमम मास क्या होता है, यहीं पे प्लेस्ड होता है। ठीक है ना। और इस न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, तो इस न्यूक्लियस में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो थोड़ा इसको हम समझते हैं। सब बोले तो जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि इंस्पेक्टर के अंडर में सब इंस्पेक्टर काम करते हैं ना, तो वैसे एटम के अंडर में सब मतलब एटम के अंदर क्या क्या होता है, तो थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। तो एटम ये पूरा है ना, जहाँ पे ये आउटर जो आप ऑर्बिट्स देख रहे हो ना, बोर ने इसे ऑर्बिट कहा और मॉडर्न थ्योरी में इसे क्या कहते हैं, शेल कहते हैं ना, मॉडर्न मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। और यहाँ पे बीच में जो है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो रहने वाले हैं, ये होगा प्रोटॉन, होगा न्यूट्रॉन और होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रोटॉन इसको प्रोटॉन बोलते हैं, इसको न्यूट्रॉन बोलते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में ये दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इन दोनों की लोकेशन कहाँ पे है एटम के अंदर, तो न्यूक्लियस में। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये कहाँ पाए जाते हैं एटम के अंदर, न्यूक्लियस में। ठीक है ना।
ठीक है, न्यूक्लियस में। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सराउंडिंग में होता है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको दिखा भी दिया है कि प्रोटॉन पे इसका सिंबल P होगा पॉजिटिव से, न्यूट्रॉन जीरो, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। आप कैसे इसको याद रखेंगे, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि P फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, एक राइम सेट हो जाएगी, और बचा इलेक्ट्रॉन। तो बहुत आपके काम भी आता है, बट स्टार्टिंग में आप उसे, अब एक ही बचा तो उसे लर्न नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई। अब आप समझेंगे जो एटॉमिक नंबर होता है ये एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और मैं अगर बोलूं तो सारे ही कार्बन में जो प्रोटॉन है यानी कि जो पॉजिटिव है वो कितने हैं, 6 पॉजिटिव है। पॉजिटिव कितने हैं, 6, ठीक है ना। अब आप पाएंगे कि इस कार्बन में, सारे कार्बन को अगर आप देखेंगे ना, तो सबको मैंने न्यूट्रल बना रखा है। न्यूट्रल समझते हैं, न्यूट्रल क्या होता है। न्यूट्रल होता है जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जैसा कि आप एटम में देख रहे हो, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों ही चीजें हैं, बट फिर भी आप इस एटम को क्या बोल रहे हैं कि भाई ये न्यूट्रल है। तो कैसे न्यूट्रल हो सकता है, जब जितने पॉजिटिव हो ठीक उतने ही क्या हो जाए, नेगेटिव हो, और तब फिर क्या बोलेंगे कि भाई ये स्पीसीज क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। आई बात समझ में। तो सारे कार्बन अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यूट्रल हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इनके पास प्रोटॉन अगर 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6। आई बात समझ में। आप एक बात समझेंगे, इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आप समझेंगे एसेट है हमारे लिए। किसी भी एटम के बारे में पढ़ने के लिए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको सबसे पहले ये सारी चीज़ें कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं। अब हम इससे अगली बात करेंगे, और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि अभी आपने देखा कि कार्बन के पास क्या है, 6, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में, अच्छी बात है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जरा लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक बहुत ज्यादा, फुल फॉर्म में मैं लिख देता हूं, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब ये क्या है जरा समझते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिपिकल ये होता है, जैसा कि अभी आपने देखा कि एटम के अंदर जो कहानियां है ना, उसको हम क्लासिफाई करें ना, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया था, शेल, ये शेल दिखाया था ना, इसको शेल बताया था। एक्चुअली शेल क्या है, टॉप मोस्ट लेवल है। जैसे आप पढ़ते नहीं हो एड्रेस किसी का अगर आपसे पूछा जाए ना, तो आप कैसे बोलते हो कि भाई वो इंसान इस स्टेट में, स्टेट के इस डिस्ट्रिक्ट में, और फिर उस डिस्ट्रिक्ट के इस लोकेलिटी में, और फिर इस सेक्टर में रहता है, उसका ये हाउस नंबर है ना। तो जैसे मैं किसी से बात कह रहा हूँ, D6 वसंत कुंज, वसंत कुंज, ठीक है, और न्यू दिल्ली, और इसका स्टेट क्या हो जाएगा, वो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे तो ब्लॉक, जो इंसान जिसके बारे में बात की जा रही ना, उस इंसान का ब्लॉक क्या है, उसका घर जहां पे है ना, जहां वो रहता है, वो D6 है। लोकेलिटी क्या है, वसंत कुंज, वसंत कुंज क्या है, लोकेलिटी है। और जो उससे बड़ी लोकेलिटी उसकी है, जो और भी, क्योंकि वसंत कुंज हर कोई नहीं जानता, लेकिन अगर हम इंडिया में रह रहे हैं या इंडिया से बाहर भी, तो न्यू दिल्ली हम सभी जानते हैं। तो न्यू दिल्ली हो गई, और फिर हमारे पास एक उससे भी बड़ा लेवल क्या आ गया, दिल्ली। दिल्ली हमारा क्या, स्टेट, ठीक है ना, यूटी, और नेशनल कैपिटल तो है ही, समझ आए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने किसी इंसान की जो एड्रेस है ना, उसको 4 लेवल पे डिवाइड कर दिया, उसका ब्लॉक, उसकी लोकेलिटी, और देन उसका
आप कह लें कि एक बड़ी लोकेलिटी, और देन हमने उसका बोल दिया दिल्ली। समझ आ गया? तो वैसे ही जो शेल है ये सबसे बड़ा लेवल है। ये क्या है? सबसे बड़ा लेवल है। या हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। देखिए, सबसे छोटा लेवल जो है वो है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के बाद बड़ा लेवल जो आता है वो आता है सबशेल, ठीक है ना। और सबसे बड़ा लेवल जो आता है वो आती है शेल, ठीक है ना। मतलब एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो बेसिकली कहाँ पे होता है? सबसे पहले अल्टीमेटली, जैसे किसी इंसान का घर है ना, तो अल्टीमेटली तो जैसे अगर मैं इस इंसान के बारे में बोलूँ तो दिल्ली में भी रहता ही है। दिल्ली में आप जानते हो दिल्ली तो बहुत बड़ा है, तो दिल्ली में तो बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में भी कहाँ पे रह रहा है? ये न्यू दिल्ली में रह रहा है। अब उसके बाद भी कहाँ रहता है? वसंत कुंज और D6। तो वैसे यहाँ पे अगर बात करोगे ना, तो अगर आप बोल रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो अगर मैं बात आपसे करूं, इसको मैं बोल दे रहा हूं n=1, मतलब फर्स्ट शेल। इसको मैं बोल रहा हूं सेकंड शेल, n=2। जो शेल है ना, उसको बताने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो n करते हैं, ठीक है ना। तो ये सेकंड शेल की बात चल रही है। अब क्या होगा कि सिर्फ दिल्ली बोल देने से काम नहीं चलेगा ना, कि आप कह रहे हो आप दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली में कहाँ रहते हो भाई? तो आप बोलोगे नहीं मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, तो न्यू दिल्ली में भी तो बहुत सारी लोकेलिटीज है, तो कहाँ रहते हो? अच्छा, वसंत कुंज में। ठीक है। ओ, वसंत कुंज भी तो बड़ा है ना यार, मतलब ऐसे कैसे? आप पूरा वसंत कुंज आपका थोड़ी ना हो सकता है। तो कहाँ पे रहते हो आप? आपने और भी क्लोज बताया कि आप D6 में रहते हो। तो वैसे ही यहाँ भी जब मैं कहूंगा कि सेकंड शेल में है इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड शेल कहने से ही सिर्फ बात नहीं बन जाएगी। ये एक बहुत बड़े लेवल की आपने इंफॉर्मेशन दे दी है। आपको छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है किसी भी एटम के बारे में, अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना। तो शेल और उसके बाद सब शेल। तो सब शेल्स कौन कौन सी होती है हमारे पास? आपने सुना होगा S सब शेल होती है, P सब शेल होती है, D सब शेल होती है और F सब शेल होती है। देखो, हम आगे G और H आगे भी जा सकते हैं, आई बात समझ में। लेकिन हमारे लेवल पे जो मैक्सिमम यूज जो हमें देखने को मिलेगा वो किससे देखने को मिलेगा? SPDF। तो अभी बेसिकली स्टार्टिंग फेज में हम SPDF पे ही बातें करेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है ना। अब अगली बात है ऑर्बिटल की बात करेंगे। तो ऑर्बिटल आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, और अभी मैं बता भी दूंगा आपको ऑर्बिटल के बारे में, बहुत कुछ बताने वाला हूं। और टिपिकल अगर मैं बात करूं तो ऑर्बिटल्स को ऐसे बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा बहुत आपने अपने लेवल पे पढ़ा होगा, बट मैं तो आपको जीरो लेवल से दिखाऊंगा, तभी बता भी दूंगा। अभी फिलहाल एक बॉक्स बना रहा हूं, और इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे फिल करते हैं। ये आई बात समझ में? ऐसे फिल करते हैं। तो थोड़ा सा सीखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि शेल हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड बना रखी है, और भी आगे आप जा सकते हो, ठीक है ना। अब सब शेल्स कैसे जानते हैं जरा समझते हैं। देखो, एक फॉर्मूला आप लोग लिखिए, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जिनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे इन अ गिवन शेल, नंबर ऑफ सब शेल, ठीक है। जैसे आपसे कहना हो ना कि मतलब एक लोकेलिटी में कितने सारे लोग रह सकते हैं, या एक फ्लैट में कितने सारे लोग रह सकते हैं ना, एक लिमिट, समझ पा रहे हैं। तो वैसे ही अगर कोई आपको शेल नंबर दे दिया हो ना, शेल नंबर अगर बता दिया हो ना, तो उसमें मैक्सिमम कितनी सबशेल्स हो सकती है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है। और वो क्या होता है जरा समझते हैं। L=n-1। आई बात समझ में? जो L है और N है, कैसे इसको समझेंगे? जैसा कि आपने अभी मैंने आपको बताया कि N जो होता है वो शेल की इंफॉर्मेशन हमें देता है ना। तो ऐसे में अगर मैं सेकंड शेल की बात करूं और 2 - 1 कर दूं, तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 1। समझ पा रहे? अच्छा, चलो आ गया। अब इसका मैं यूज कैसे करने वाला हूं, जरा समझिए। आपने जब आप क्रिकेट देखते होंगे ना, या कोई भी स्पोर्ट्स आप देखते हैं ना, तो मैं ये तो उम्मीद आपसे कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो आप जब कोई स्पोर्ट्स देखते हैं ना, तो आप देखते होंगे कि टी शर्ट पे कुछ नंबर होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ अगर क्रिकेट का ना, हमारे यहाँ तो फुल फॉर्म में ये स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं लोग। तो विराट कोहली, इनकी टी शर्ट का नंबर कितना है? 18। रोहित शर्मा, इनके टी शर्ट का नंबर कितना है? 45। समझ पा रहे? मतलब अगर बाई चांस रोहित को हम पीछे से देख रहे हैं ना, कैमरा हमें ऐसे ही दिखा रहा है, और हमें
रोहित नहीं दिखा रहा है, रोहित नहीं दिख रहा है, बट फिर भी अगर टी शर्ट पे नंबर 45 दिख गया ना, तो हम क्या समझ जाएंगे, ये कौन इंसान सामने जा रहा है, कैमरा किसकी तरफ जा रहा है, रोहित शर्मा की तरफ, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ही अगर विराट कोहली का विराट हमें नहीं दिखाई पड़ रहा ना, या कोहली नहीं दिखाई पड़ रहा टी शर्ट पे, बट फिर भी अगर नंबर 18 दिखाई पड़ गया ना, तो हम समझ जाएंगे कि कैमरा है जिसकी तरफ फोकस कर रहा है, ये इंसान कौन है, विराट कोहली है। आई बात समझ में। तो ठीक वैसे यहां भी है, ये जो एस पी डी एफ ये सारी सबशेल्स है ना, इनका एक स्पेसिफिक नंबर होता है, ठीक है ना, इनके लिए एक स्पेसिफिक नंबर हमने दे रखा है कि इन सबशेल्स के लिए नंबर क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो जब भी कभी एस की बात करोगे ना, जो एल की वैल्यू है, एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए हमने फिक्स कर रखा है। आई बात समझ में। तो एस सबशेल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 0 होती है, पी के लिए जो एल की वैल्यू होती है 1 होती है, और डी के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 2 होती है, और एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। कुछ आ रहा समझ में आपको, मैं रिपीट कर रहा हूं, हर एक सबशेल्स के लिए एस पी डी एफ ये चारों सबशेल्स होती है। सबशेल्स क्या होती है अभी समझा चुका हूं, शेल को हम जब कुछ और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तब उसे सबशेल्स बोलते हैं, समझ पा रहे हो। एक शेल में सबशेल्स कितनी होंगी, एक या एक से ज्यादा हो सकती है, आई बात समझ में। और हर एक सबशेल्स के लिए हमने कुछ नंबर दे रखा है, और वो नंबर क्या है, एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। समझ आ गया मैं, बहुत बढ़िया। तो अब जरा समझेंगे यहां पे सेकेंड, इसको नोट कर लीजिएगा। तो जब हम बात कर रहे थे ना सेकेंड शेल के लिए, यहां पे जहां पे सेकेंड शेल के लिए बात करेंगे ना, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2। तो ये फॉर्मूला लगाया, एल इज इक्वल टू एन माइनस 1, 2 माइनस 1, और फाइनली हमें क्या मिल गया, क्या मिल गया, एल इज इक्वल टू 1। समझ आए। अब जरा समझेंगे, मतलब सेकेंड शेल में कौन सी सब शेल मिल रही है, आप कहेंगे एल इज इक्वल टू 1 आया है, मतलब सेकेंड शेल में जो होगी वो पी सब शेल होगी। आई बात। अब जरा एक बात समझेंगे, छोटी सी बात, इसको आप इस तरीके से लेंगे ना, ऐसे, जैसे ये एस है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है। आई बात समझ में। ये एक बिल्डिंग है, समझ पा रहे हैं, ये एक बिल्डिंग है जहां पे एस पहले, सबसे पहले आएगा, ग्राउंड फ्लोर के जैसा है। ग्राउंड फ्लोर बोले तो आप कई बार बोलते हैं ना जीरो, ग्राउंड जीरो या जीरो, है ना, उसके लिए यूज करते हैं। ये पी आपका फर्स्ट फ्लोर है, डी आपका सेकंड फ्लोर है, एफ आपका थर्ड फ्लोर है। तो कोई इंसान अगर आपसे बोले कि भाई वो किसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे है, किसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे है, अब बताओ क्या आपको सोचने की जरूरत है कि उस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर होगा कि नहीं होगा, आंसर करो, होगा कि नहीं होगा। आप बिल्कुल बोलोगे हाँ होगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे आप तभी जा सकते हो जब ग्राउंड फ्लोर हो बाय डिफॉल्ट। समझ पा रहे हो। ऐसे कोई इंसान बोले कि भाई वो किसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे, जैसा कि अभी बताया एल इज इक्वल टू 2 डी के लिए होता है ना, वो किसी बिल्डिंग के लिए, किसी बिल्डिंग पे सेकंड फ्लोर पे। अब सोचने की जरूरत है आपको, कम से कम इतना तो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा कि उस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर होगा कि नहीं होगा। ये तो कंफर्म है ना, सेकंड फ्लोर पे पहुंचने के लिए ग्राउंड और फर्स्ट तो पक्का उस बिल्डिंग में होगा ना। ठीक है, ऐसे ही आपको ये नहीं पता कि भाई सेकंड फ्लोर पे अगर वो इंसान है तो उसके बाद कितने फ्लोर होंगे, वो सेकंड फ्लोर ही उसका टॉप फ्लोर है, या उसके बाद भी उसके पास ऊपर और कितने सारे फ्लोर्स होंगे, नहीं पता। लेकिन इतना पक्का पता है कि भाई अगर एल इज इक्वल टू 2 आया है तो उससे नीचे वाले सारे होंगे। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं नहीं पता, तो नहीं पता का मेरा मतलब इन अ गिवन शेल नहीं, मैं पूरे एटम के लिए बात कर रहा हूं। समझ पा रहे हो। इन अ गिवन शेल के लिए तो जब एल इज इक्वल टू 2 आ गया, मतलब उस गिवन शेल में तो अब डी से ऊपर आप नहीं जा सकते, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बट उससे नीचे का कंफर्म है कि एस पी तो पक्का होने वाले। तो अब मैं इसी पॉइंट को यहां पे स्टैब्लिश करता हूं कि यहां पे कहा गया है कि सेकेंड शेल में एल इज इक्वल टू 1 है। तो एल इज इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या है, समझेंगे। ये P है, सेकंड शेल में क्या है, P है, तो बाय डिफॉल्ट आपका ग्राउंड जीरो, अगर फर्स्ट फ्लोर आपका होगा तो बाय डिफॉल्ट आपका ग्राउंड जीरो तो होगा ही होगा। मतलब n इज इक्वल टू 2 में कौन सी सबशेल आपके पास होगी, आप बोलेंगे S सबशेल होगी और P सबशेल होगी। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे।
इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। बहुत बढ़िया। चलो, तो अब इसके बाद एक छोटा सा इन्फो और दे देता हूं आपको, जो कि बहुत जरूरी है। आपने लिख लिया होगा इसको, मैं SPD में फिर से बना दे रहा हूं, अगर किसी का मिस हुआ होगा तो इसको कॉपी कर लीजिए। तब एक दो बातें आपको और बतानी है मुझे, वो बता देता हूँ। बढ़िया, पॉज करके आपने कर लिया होगा। अब जरा समझते हैं छोटी सी बात। अगर यही बात मैं कह दूं कि मैं बात करना चाहता हूं फर्स्ट शेल के लिए, पहली शेल के लिए कौन कौन सी सब शेल होगी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं पहली शेल के लिए कौन कौन सी सब शेल होगी, तो L इज इक्वल टू 1 की अगर मैं मेरा मतलब सॉरी फर्स्ट शेल के लिए बात कर रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट हम बात करेंगे शेल, जैसा कि पता है आपको शेल की इन्फो किससे मिलेगी, n से। तो जब n इज इक्वल टू 1 मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट शेल, पहली शेल के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें कितनी सबशेल्स होंगी, आई बात समझ में। सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो शेल के बाद हम सबशेल्स की बात करेंगे। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया, इन अ गिवन शेल नंबर ऑफ सबशेल अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, L इज इक्वल टू n-1। जैसा बताया L आपको सबशेल्स की इंफॉर्मेशन दे देगा, n-1 आप कर देंगे। तो फाइनली n की वैल्यू अगर 1 है तो आपने क्या कर दिया, 1 - 1 0। घबराना नहीं है, L की वैल्यू क्या आ गई, 0। आपको पता है ग्राउंड जीरो, L अभी दिखाया यहां पे आपको। क्या होगा, फर्स्ट शेल में कौन होगा, पहली शेल में कौन होगा, कौन सा सबशेल होगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ S सबशेल। मतलब फर्स्ट शेल कंटेन्स S सबशेल S ओनली। ध्यान दीजिएगा, L की वैल्यू 0 से ऊपर नीचे जा नहीं सकती, और L की ये मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास। ध्यान दीजिएगा, इससे ऊपर वैल्यू नहीं हो सकती, कम से कम पहली शेल के लिए नहीं हो सकती। फॉर्मूला आपके सामने है। तो मैक्सिमम आपके पास पहली शेल में कौन सी सबशेल होगी, तो आप आंसर करोगे S सबशेल होगी। आया समझ में, कोई डाउट है इसमें, बढ़िया। अब दूसरा, अगर मैं बात करूं किसकी, सेकंड शेल की हो गई है। अगर मैं बात करूं थर्ड शेल की, तो थर्ड शेल में क्या क्या होगा, फिर से n इज इक्वल टू यहाँ पे 3 डाल दोगे, तो 3 - 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो L की वैल्यू 2, मतलब कौन सी सबशेल होगी, D तो पक्का होगी, तो उससे नीचे वाले सारे P और S भी होंगे। मतलब लिखिए, थर्ड शेल कंटेन्स S, P एंड D सबशेल। ये कहां पे होंगे, थर्ड शेल में। समझ आया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू थर्ड शेल के लिए जब n इज इक्वल टू 3 रखोगे ना, तो 3 - 1 करोगे तो L की वैल्यू 2 आ जानी है। तो मैक्सिमम वो वाली सबशेल होगी जिसके लिए L की वैल्यू 2 है। तो भी आपको बताया कि सेकंड फ्लोर अगर होगा तो फर्स्ट और ग्राउंड तो बाय डिफॉल्ट होने वाले हैं ना, टॉप वाला होगा तो उससे नीचे वाले सारे होंगे, ठीक है ना। अच्छी बात है, आप जरा समझेंगे। ठीक है, ऐसे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहीं पे और लिख दे रहा हूं। अगर मैं बात कर रहा हूं फोर्थ शेल की, तो फोर्थ शेल की बात करूंगा तो n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 4 करूंगा तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो L की वैल्यू 3 आएगी, तो L की वैल्यू 3 मतलब F तो होगा ही, फोर्थ शेल में 4F होगा। साथ साथ ये 4 का यहाँ पे क्या मतलब है, फोर्थ शेल का F, क्योंकि F तो फिफ्थ शेल में भी आ सकता है, सिक्स्थ में भी आ सकता है। तो ये 4 का मतलब क्या है, कि वो F जो फोर्थ शेल को बिलोंग करता है, ठीक है ना, 4F। अब बताओ, F अगर L3 वाला होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, उससे नीचे वाले सारे ना 4D, 4P, 4S ये सारे होने वाले हैं। समझ पा रहे हो, तो 4D, 4P और 4S, ठीक है। तो लिख लीजिए कि आपके पास ये सारे होंगे, ये सारे कहां पे होंगे, फोर्थ शेल में। ये सारे कहां पे होंगे, फोर्थ शेल में होने वाले हैं। SPD, F सारे के सारे होने वाले हैं, ठीक है ना। आया समझ में। आप जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बार जो आपको P सबशेल मिलता है, अगर आप रिकॉल करेंगे तो सेकंड शेल में मिला था। D की बात करेंगे तो सबसे पहली बार कहां मिला आपको, थर्ड शेल में। और अगर F की बात करेंगे
तो सबसे पहले आपको कहाँ मिलेगा, एफ सबशेल आपके लिए अवेलेबल कहाँ पे सबसे पहले होगा, तो आप आंसर करेंगे फोर्थ शेल में। कहाँ पे, फोर्थ शेल में। समझ आया, इस बात को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर अगली कहानी स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलो भाई अगली कहानी बताते हैं कुछ। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हमने एक सबशेल के अंदर क्या जान लिया, एक शेल के अंदर हमने ये जान लिया कि सबशेल्स कितनी होंगी। अब हमें ये जानना है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमारा पेंडिंग है ना, क्योंकि उसके अंदर की सारी बातें सीख लेंगे फिर इस पे बात करेंगे। हाँ तो अब बात करेंगे ऑर्बिटल इन अ गिवन सबशेल, इन अ गिवन सबशेल मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है एम एल इज इक्वल टू 2l प्लस 1, एम एल इज इक्वल टू 2l प्लस 1। ये आपको किसकी इंफॉर्मेशन देगा, ये ऑर्बिटल्स की। एल आपको बता रखा है, एसपीडीएफ हर एक सबशेल्स के लिए कितनी वैल्यू होती है आपको अच्छे से पता है। तो अगर मैं बात कर दूं किसके लिए, फॉर एस सबशेल, फॉर एस सबशेल, तो एस सबशेल के लिए बात करूंगा तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो एम एल कितना आ जाएगा, ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 2 इंटू 0 तो 1 हो जाएगा, उसमें एक जोड़ोगे तो फाइनली एक ही तो आएगा। पी सबशेल्स के लिए बात करूंगा तो पी सबशेल, तो क्या आपको पता है इसके लिए एल की वैल्यू 1 होती है, अभी समझाया। तो 2 इंटू 1 प्लस 1, जैसा कि मैं फॉर्मूला बताया ना, 2l प्लस 1 ना, तो 2 इंटू 1 एल की वैल्यू 1 रख दूंगा प्लस 1, तो फाइनली 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 करोगे 3 हो जाएगा। आई बात, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसके लिए, फॉर डी सबशेल, ठीक है, फॉर डी सबशेल तो क्या रहने वाला है, एल की वैल्यू क्या होगी 2, फिर से एम एल 2l प्लस 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, फाइनली क्या आएगा 5, ठीक है ना। फॉर एफ सबशेल एल इज इक्वल टू 3, तो एम एल कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1, 2l प्लस 1 ना, तो 7। आई बात समझ में। तो अब मैं क्या आपसे कह सकता हूं कि आपको इतनी बात पता चल गई कि एस सबशेल में जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने होंगे, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, ओनली ऑर्बिटल। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, डी सबशेल में 5 होंगे, और एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। आई बस में। अच्छा अब आप समझ गए कि भाई शेल अगर आपको पता हो ना, जैसे शेल और ऑर्बिट तो आप छोटी क्लासेस से सुनने लग जाते हो, तो शेल अगर आपको पता है तो फिर आपको क्या पता लग जाएगा, सबशेल, जैसा कि आपको फॉर्मूला बताया एल इज इक्वल टू एन माइनस 1 से आप सबशेल्स निकाल लोगे किसी गिवन शेल में। सबशेल अगर आपको पता लग गई तो उसके अंदर अगर ऑर्बिटल्स पता लगाने हैं तो आप ऑर्बिटल पता लगा सकते हो, डिफरेंट ऑर्बिटल्स। आई बात समझे। अब ऑर्बिटल्स क्या चीज होते हैं जरा समझते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, उसके बारे में आपको जब प्रॉपर चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो बातें होंगी। अभी हम उतनी ही बातें करेंगे जिसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम उनको बगैर जाने हुए आगे नहीं चल सकते, ठीक है ना। तो अभी हम उतना सीखेंगे, तो उसके लिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। इसको पॉज करके बना लीजिए, लिख लीजिए, तब अगली कहानी बताता हूँ, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स वो प्लेस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो प्लेस, और कैसा प्लेस, 3 डायमेंशनल, कैसा प्लेस होता है 3 डायमेंशनल स्पेस, जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। आई बात समझ में। लिख लीजिए ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल is 3D space where
probability of finding an electron is maximum। जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या होते हैं, मैक्सिमम। अब ये चांसेस और ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं थोड़ा स्टैंडर्ड वे में, तो ठीक है मैंने लिख दिया। अब आपको क्या जानना है वो जरा समझते हैं, ठीक है ना। जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रखा है कनेक्ट कर जाएंगे, नहीं पढ़ रखा उनको अभी जितनी बातें मैं बताऊंगा उससे उनका काम रुकेगा नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आपको अब सीधा लिखना है, लिखिए एवरी ऑर्बिटल contains 2 electron। every orbital contains 2 electron। मैक्सिमम इतना हो सकता है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, आई बात समझ में। 1 भी हो सकता है, 2 से कम भी हो सकता है, ठीक है ना 1, लेकिन 2 से आगे नहीं जा सकते। एक ऑर्बिटल में 3 4 या इतने इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, जस्ट 2, ठीक है ना। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इनको मैं दिखा देता हूं आपको। ऑर्बिटल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऑर्बिटल्स को ऐसे एक बॉक्स बनाते हैं, आई बस उसमें। और इस बॉक्स में ऐसे हम ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक यहां पे ऊपर कर रखा ना, ये तो जो इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे फिल कर रखा है इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे एक छोटी सी नई इंफॉर्मेशन ले लीजिए। जैसे आपने सुना होगा ना कि सन के अराउंड अर्थ जो है वो मूव करती है, सन के अराउंड अर्थ जो है मूव करती है। कैसे? तो सन के अराउंड भी मूव करती है वो, साथ में अपनी एक्सिस पे भी मूव करती है ना, आई बात समझ में। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ना ये स्पिन करते हैं। क्या करते हैं? स्पिन करते हैं। तो इनकी स्पिन जो है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, आई बात समझ में। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर इस तरीके का बना हुआ है तो आप इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है, कैसे स्पिन कर रहा है, तो आप बोलेंगे क्लॉकवाइज कर रहा है, ठीक है ना। और अगर कभी जैसा कि दूसरा वाला बना है, अगर इसकी बात करूंगा तो यहां पे रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आप जरा समझिएगा, ये बातें आपके नीट लेवल पे, आपके 11th स्टैंडर्ड पे या आपके बोर्ड्स लेवल पे बहुत बढ़िया चलती हैं, आई बात समझे। लेकिन अगर हम बात करेंगे जे एडवांस लेवल पे या एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन अगर बनता है ना, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे और ऐसा ही होता है मैक्सिमम केसेस में। बट अगर कभी रिवर्स कर दें, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो इसको एंटी क्लॉक बोलने लग जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये क्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्लॉक हो जाएगा। क्या? अगर ये एंटी क्लॉक है तो फिर ये क्लॉक हो जाएगा। अच्छा ये क्या बात, अरे यार एकदम कंफ्यूज कर दिया, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे थे, क्या उल्टा पुल्टा मास्टर पढ़ा रहे हैं। अच्छा समझो, देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो बात करता है ना, खासतौर पे इलेक्ट्रॉन की जो कहानियां आप करते हो ना, इसमें प्रोबेबिलिटीज की बात होती है, चांसेस की बात होती है, आई बात समझ में। 100% वाली कहानी अब यहाँ नहीं चलती, गारंटी वाली कहानी नहीं चलती, जिसके बारे में जिन्होंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का, वो जानते होंगे, आई बात समझ में। तो छोटे लेवल पे हल्के फुल्के क्वेश्चन में ठीक है चलता है, जैसा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, छोटी मोटी क्लासेस में पढ़ा है, छोटे मोटे लेवल पे पढ़ा है या क्वेश्चंस किए हैं, चलता है। लेकिन एक अच्छे लेवल पे जब आप काम करोगे ना, तो फिर चांसेस वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, उसके एप्लीकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, आई बात समझ में। तो चांसेस में मैं आपको समझा रहा हूं, अगर ये एंटी क्लॉक होगा तो ये क्लॉक होगा, आई बात समझ में। ये क्लॉक तो ये एंटी क्लॉक, यानी कि इट कैन बी रिवर्स्ड। ध्यान दीजिए, इट कैन बी रिवर्स्ड। क्लॉक को एंटी क्लॉक बोल सकते हैं और एंटी क्लॉक को क्लॉक बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रोबेबिलिटीज पे खेलते हैं, हम चांसेस पे खेलते हैं, आई बात समझ में। अब वो चांसेस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको समझा जाएगा। फिलहाल के लिए ये बात जरा ध्यान रखिएगा, कैन बी, ये मैं लिख दे रहा हूं, कैन बी रिवर्स्ड। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, सबको घबराने की जरूरत नहीं है, ये अभी उनके लिए बात हो रही है जो अच्छे लेवल पे जाके क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है ना।
तो अभी जितना आपके काम का है, अभी इसे आप क्लॉक लें, इसे एंटी क्लॉक लें। अभी और भी प्रोबेबिलिटीज की बातें हैं, लेकिन ये चूंकि बात आ गई आपको बता दिया, अभी आगे और नहीं बताऊंगा वरना आप कंफ्यूज ही रहोगे। तो उससे अच्छा है कि अभी वही बताया जाए जो मैक्सिमम चांसेस हमारे काम की होती हैं और जिनसे हमारा काम हो जाता है, ठीक है ना। बाकी डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब अच्छा चलो भाई इसे कॉपी कर लो। ये ऑर्बिटल, ये एक सिंगल ऑर्बिटल, ये मैंने क्या बनाया, एक सिंगल ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाए हैं, दोनों को अलग अलग करके, ये क्लॉक ये एंटी क्लॉक। आई बात समझे। अच्छा अब हो सकता है कोई इसमें ये भी कह दे नहीं अब पहला ही इलेक्ट्रॉन है, आपने ऐसे कैसे भर दिया, पहला इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से हमेशा भरते हैं। नहीं भाई मेरे, प्रोबेबिलिटीज पे खेलते हैं। अभी अब तुम्हें सिखाया ना, अगर सारे ही इलेक्ट्रॉन को अगर आप फिल कर रहे हो जैसे किसी गिवन ऑर्बिटल में ना, जिनकी एनर्जी सेम है, तो आप ऐसे ऐसे भी भर सकते हो जैसे आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरते हो ना, वैसे जैसे मान लो ये मैं पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, इनको ऐसे ऐसे अगर मैं फिल कर सकता हूँ तो इनको मैं ऐसे ऐसे भी फिल कर सकता हूँ, यूं भी चलेगा, दोनों ही सही है। आई बात। प्रोबेबिलिटी इस पे, अगर एक को रिवर्स कर रहा हो तो दूसरे, मतलब इधर अगर सारे क्लॉक सिंगल सिंगल में, तो सिंगल सिंगल में सारे अगर एंटी क्लॉक भी हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात उसमें, बढ़िया कर लो सारे। बढ़िया कर लिया होगा आपने। अब इससे आगे चलते हैं। समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, सिर्फ 1 ऑर्बिटल। ml इज इक्वल टू 12+1 का यूज करके बताया, तो 1 ऑर्बिटल, मतलब सिर्फ एक बॉक्स होगा। तो कितने बॉक्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सिर्फ 2। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक बॉक्स मतलब एक ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक। पी में आपको बताया कितने ऑर्बिटल होंगे, तो आप बोलेंगे 3। ml इज इक्वल टू 12+1 से भी आपको समझाया, तो कैसे दिखाओगे उनको, ऐसे। आई बात समझे। एक भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी, 3 इलेक्ट्रॉन भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे, तो एवरी सिंगल ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो इस तरीके से 3 में कितने हो जाएंगे, मैक्स तो 6 होंगे, इससे आगे नहीं जा सकते पी सबशेल में, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पी सबशेल पहली मतलब सेकंड शेल का हो या थर्ड शेल का हो या फोर्थ शेल का हो या फिफ्थ का हो, किसी भी शेल का हो, हर एक शेल के पी सबशेल में ऑलवेज 3 ऑर्बिटल होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैक्सिमम 6। डी के लिए 5 ऑर्बिटल्स। और कैसे, तो ये सिंगल सिंगल भरोगे पहले और फिर बचेगा तो क्या करोगे, पेयरिंग करोगे, जो आपने हंस रूल के बारे में पढ़ा होगा, पहले सिंगल फिल करोगे। आई बात समझे, बहुत बढ़िया। तो मैक्सिमम यहां पे कितने हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। आई बात। ठीक है, ऐसे एफ की बात करोगे तो 7 ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम कितने होंगे, तो आप आंसर करेंगे 1, और फिर बच गए तो पेयरिंग कर दी। तो मैक्सिमम यहां पे कितने हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपी कर लो इसे। बढ़िया, पॉज करके कर लो जल्दी से। कर लिया आपने, अच्छा है। तो आप जरा समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज है। आया।